हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो फिर से हाजिर हूँ मैं आपकी सेकंड यूनिट का अगला टॉपिक लेके, जिसका नाम है जियोमेट्री ऑफ एनालिटिकल फंक्शंस। तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, जियोमेट्रिकल और एनालिटिकल फंक्शंस क्या होता है। देखिए, इसमें कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में बताया गया। अब कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है? इसमें क्या होता है कि कन्फॉर्मल मैपिंग में जो हम किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के उसमें मैप करते हैं, यानी कि उसकी इमेज ड्रॉ करते हैं, तो जो इमेज होगी उसका एंगल पहले वाले के एंगल से मैच करेगा। दैट मीन्स कि ओवरऑल इसमें मैग्नीट्यूड ये क्या एंगल को प्रिजर्व रखा जाता है। तो इसमें यही बोला गया कि दोज मैपिंग्स विच प्रिजर्व एंगल्स एक्सेप्ट एट सम क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट को छोड़ के बाकी सभी एंगल्स पे, सभी पॉइंट्स पे एंगल्स को प्रिजर्व रखा जाता है। क्रिटिकल पॉइंट को छोड़ दो, मान लीजिए जैसे कोई ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो यहाँ पे इनके बीच में क्रिटिकल पॉइंट बना के ये एक टेंजेंट होगी इसकी। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे एक टेंजेंट होगी, मान लीजिए। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में, दोनों ग्राफों के बीच में, दोनों कर्व के बीच में, ये कर्व मान लीजिए C1 है और ये कर्व C2 है। इन कर्व के बीच में कितना एंगल बना? थीटा। अब जब इसकी कर्व की C1 कर्व की हम मैपिंग करेंगे, मान लीजिए C1 कर्व इस टाइप से आ गया। C1 कर्व आपका इस टाइप से आ गया, इसे हमने C1 स्टार बोल दिया। और दूसरा जो कर्व है वो आपका इस टाइप से आया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? C2 कर्व हो गया, C2 स्टार बोल। तो अब इस पर अगर आप टेंजेंट डालो, मान लीजिए ये टेंजेंट आई इसकी। ठीक है, और इस पर टेंजेंट डालो आप, ये टेंजेंट आई। ठीक, तो जो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ये भी थीटा ही होगा, यानी कि अगर ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 होगा, यानी कि एंगल को प्रिजर्व करा जाएगा दोनों की मैपिंग करने के बाद। अब यहाँ पे एक कर्व होगा, मान लो किसी और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। C1 यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, और C2 ये दूसरे किसी कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, तो वो आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शन के जो कोऑर्डिनेट है उसमें होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, वो आपको समझ में आएगी क्या है। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन समझ ली कॉन्फॉर्मल मैपिंग की, क्या होती है कि दोज मैपिंग्स विच प्रिजर्व एंगल्स। ठीक है, एक्सेप्ट एट सम क्रिटिकल पॉइंट्स। वो इसमें क्या करता है, यहाँ पे इसको एनालिटिकल फंक्शन ही डिफाइन करता है। कन्फॉर्मल मैपिंग सिर्फ एनालिटिकल फंक्शंस की होगी। ठीक है, ध्यान रखना है। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपका डेरिवेटिव, एनालिटिकल फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो हो जाए। ठीक है, मान लो कोई फंक्शन है एफ जेड, तो एफ जेड आपका डब्ल्यू बराबर मान लीजिए एफ जेड है। इसका आपने डेरिवेशन किया, यानी कि एफ जेड निकाला, और एफ जेड यानी कि एफ जेड नॉट। और अगर ये जीरो आ गया, ये अगर, ये थोड़ा सा मेरा, अगर जीरो आ जाता है ये, तो अगर ये जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अरे यार, इसका वो कहाँ गया इरेजर? हैंग कर रहा है यार ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये जीरो हो गया। ठीक, और एक सेकंड, ये थोड़ा सा स्लो चलेगा भाई, लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है, तो इसी में काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन यानी कि जिसे हमने बोला अभी, ये डब्ल्यू बराबर मान लीजिए एफ जेड। यहाँ डब्ल्यू जैसे कि आपका वाई बराबर एफ एक्स होता है, यहाँ पे एक्स वेरी कर रहा है। फंक्शन एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरी कर रहा है इसमें, और यहाँ पे वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? वाई की। फंक्शन जो है वो वाई के बराबर है, वैल्यू वाई की निकल रही है, वेरी एक्स कर रहा है। तो कहने का मतलब, हम जो मैपिंग करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपने मैपिंग करी, एक ये, एक दो तीन चार पाँच छः, मान लीजिए इसमें, तो इसका ये पॉइंट आया, इसका ये पॉइंट आया, ये इसका ये पॉइंट आया, या इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट। तो इस तरह से हमने मैपिंग करी, ये मान लीजिए एक्स का है और ये वाई का है। ठीक है, ये मान लो आपकी इस टाइप से मैपिंग होगी। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये फंक्शन है एफ जेड, तो ये आपने किसके बराबर माना? u प्लस आई वी के। और u फंक्शन किसका हो गया? एक्स वाई का। आई वी फंक्शन किसका हो गया? सॉरी, वी फंक्शन किसका हो गया? एक्स वाई का। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। ठीक है, तो वो किसके कोऑर्डिनेट हो गए? आपके w के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। और z क्या है यहाँ पे? x प्लस आई वाई। तो z आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो गया, ये x, और ये आपका y। ठीक है, ये पॉइंट है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो गया, ये इसका मोड हो गया, ये मोड जेड हो गया, ये ओरिजिन। मगर आपका ये जो है, क्या नाम, डब्लू, डब्लू क्या होगा? डब्लू आपका ऐसे होगा, ये वी हो जाएगा,
ये यू हो जाएगा, और यहाँ पे मान लो इसका जो भी ग्राफ आएगा ये आपका डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू यू प्लस आई ये ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोबारा से हम पढ़ लेते हैं। ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन ओमेगा, ये डब्ल्यू सॉरी ओमेगा इन डब्ल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड gives a mapping of its domain of definition D। जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है आपका जेड, और वो उसकी जितने भी डोमेन में पॉइंट है उनकी मैपिंग देगा। और मैपिंग कौन करेगा, किसके थ्रू होगी, आपके फंक्शन के थ्रू होगी। और फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका डब्ल्यू, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है डब्ल्यू, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जेड, तो मैपिंग होगी उसकी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मैपिंग करेगा, और किस प्लेन में होगी, जेड प्लेन में। जो आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है वो जेड प्लेन है, इनटू किस प्लेन में, डब्ल्यू प्लेन में। डब्ल्यू प्लेन में मैपिंग हुई है ऑन टू इट्स रेंज ऑफ वैल्यूज इन द प्लेन। ठीक है, तो ये बोला है इसमें। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि कोई भी पॉइंट जो इसकी डोमेन में है, जैसे कि हमने एक पॉइंट ले लिया जेड नोट। ठीक है, अगर उसे पुट करने पे जो आएगा वो उसकी इमेज होगी, और ऐसी ही इमेज को, ऐसी ही वो पॉइंट्स को मिला के जो इमेज या कर्व बनेगा वही आपकी मैपिंग हो जाएगी, किसके रेस्पेक्ट में, एफ के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर बोली है कि एनी पॉइंट जेड नोट इन डी, द एनी पॉइंट जेड नोट, कोई भी पॉइंट है जो डी डोमेन में है, द पॉइंट जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू नोट आएगा, वो डब्ल्यू नोट कैसा आएगा, जो जेड नोट एफ जेड जो फंक्शन था, इस कॉल्ड द इमेज, इसको ही आप क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। ठीक है, इमेज बोलेंगे, और या इसकी और सारे पॉइंट्स को मिला के मैपिंग हो जाएगी। ठीक है, ये बोलते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो वी से हम क्या कहते हैं, मैपिंग, द मैपिंग डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड। मैपिंग किसकी होगी, डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि मैपिंग करनी है डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है, सॉरी जेड है ये, कोई फंक्शन है इक्वल जेड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये मैपिंग करेगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब सबसे पहले तो हम इसे पोलर फॉर्म में लिख लेंगे। अब पोलर फॉर्म में क्यों लिखते हैं, सुविधा के लिए लिखते हैं, ताकि हम इसे चेंज कर सके वेरिएबल में। जैसे कि पोलर फॉर्म क्या होगी, जेड इक्वल टू कॉम्प्लेक्स फंक्शन की जेड इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आई थीटा। अब अगर हम जेड, अब क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, जेड स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, इसका स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा, या ये क्या आ गया, ये आपका डब्ल्यू आ गया। जब ये डब्ल्यू आ गया तो आर स्क्वायर ई की पावर टू आई थीटा हो गया। बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर मॉडुलस लो, मॉडुलस मतलब ओमेगा का मॉडुलस कितना आ गया, मान लो ओमेगा मॉडुलस क्या है, आर स्क्वायर, इसे हमने कैपिटल आर से डिनोट करा। और आर्गुमेंट, आर्गुमेंट इसे फाइव बोल दो, वो कितना आएगा, टू आई, टू सॉरी टू थीटा, ये आएगा टू थीटा। ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमें अब क्या पता है, मॉडुलस भी पता है, और हमें आर्गुमेंट भी पता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे जो ये है आर, आपका क्या नाम, सर्किल, आर इक्वल टू आर नोट का, आर मैप ऑन टू द सर्किल आर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे आर इक्वल टू आर नोट है, ये थोड़ा हैंग कर रहा है यहाँ पे, ये क्या है, जेड, ये आपकी सर्किल की इक्वेशन होगी। मान लो यहाँ पे सर्किल की इक्वेशन कैसे हुई, जेड का मॉडुलस क्या हुआ, आर, तो ये सर्किल की इक्वेशन होगी। और यहाँ पे ये किसकी इक्वेशन होगी, आर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी सर्किल की इक्वेशन होगी। ठीक है, अब आर नोट पे हम करेंगे, वहां पे जेड नोट पे, तो यहाँ पे आर नोट हो जाएगी, रेडियस की कोई फिक्स तो रेडियस होगी ना, तो आर नोट। और वहां पे एंगल कितना था, थीटा, यहाँ पे एंगल क्या होगी, टू थीटा होगी। तो अब मैपिंग करेंगे सर्किल पे। ठीक है, और रेज क्या आएगी, पहले थीटा इक्वल टू थीटा नोट था, और यहाँ पे थीटा कितना है इस वाले में जिसकी मैपिंग कर रहे हैं, मतलब जिसकी जो मैपिंग हो रही है, तो फाई की बराबर टू थीटा नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमने कहा वो ओमे मोड जेड इक्वल टू आर था, तो अब हम मान लेते हैं वो रेडियस आर का, मान लीजिए एक तो रेडियस होगी ये, मान लो वन पे। ठीक है, वन हो गया, एक रेडियस, ये वन मैंने लिखा है। एक रेडियस होगी ये आपकी, मान लीजिए थ्री बाई टू पे हो गई। ठीक है, ये थ्री बाई टू कह दो। और एक रेडियस आपकी तीन पे, दो पे होगी, इस तरह से रेडियस बढ़ती जाएगी, तो इनफाइनाइट है। ठीक है, और एंगल कितना है, एंगल आपका थीटा है, तो एंगल थीटा वेरी करेगा। मान लीजिए थीटा, हम मान के चलते हैं, हम मान के कैसे चलते हैं कि एंगल कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, एक सेकेंड, एंगल वेरी कर रहा है आपका, यहाँ पे देखिए, ये है ना, ये रहा, एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है,
तो ये जो मोड जेड है वो 1 से 3/2 तक वेरी कर रहा है, और एंगल पाई/6 से पाई/3 तक वेरी कर रहा है। तो नीचे आने दीजिए, हाँ। और यहाँ पे ये जो एंगल है, यहाँ पे फर्स्ट वाले का मान लीजिए आप पाई/6, पाई/6, और दूसरे वाले का, इसका मान लीजिए, इस वाले का आप मान लीजिए पाई/3। ठीक है, पाई/3 तक वेरी कर रहा है, इसका पाई/6 तक वेरी कर रहा है। तो अब हमारा रीजन क्या आ गया, इन दोनों को अगर हम कट कर दे तो रीजन ये वाला आ गया, जो मैंने कलर किया हुआ है, ये वाला रीजन। तो ये रीजन, अब इसकी मैपिंग यहाँ पे होनी है। अब वो भी दूसरा जो हमने निकाला था, ओमेगा मोड इक्वल टू आर स्क्वायर था, ओमेगा मोड आर स्क्वायर, तो ये भी सर्किल की इक्वेशन होगी। तो अब हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 और 3/2 के लिए ड्रॉ करा था, तो ये रहा। अब यहाँ पे देखो कहाँ से कहाँ तक के लिए हुआ है, ये रहा। तो अगर उसमें 1 था, मगर यहाँ पे तो आर स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, और आर का जो आर है यहाँ पे 3/2, इसका स्क्वायर 9/4 हो जाएगा। तो इसकी रेडियस 3 से 9/4 के बीच में होगी। और एंगल कितना हो जाएगा, उसका एंगल दुगना हो रहा है, तो ये इस एंगल का दुगना, तो पाई/3 और 2 पाई/3 हो जाएगा, पाई/3 और 2 पाई/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें प्लॉट करनी है रेस और आपका सर्कल। ये सर्किल प्लॉट करा हमने। ठीक है, ये वाला सर्किल प्लॉट करा, इससे सर्किल, ऐसा तो वो भी सर्किल प्लॉट कर दो, पर हमारे काम की सिर्फ दो है। एक तो 1/2 पे, और एक आपका कितने पे, 9/4 पे। 9/4 का मतलब हो गया 2, और 2.25 के लगभग, यानी कि इससे बड़ा, मतलब यही कहीं पाएगा। तो मान लीजिए यही है आपका, ये 9/4 है, यहाँ पे मान लीजिए 9/4, ये वाला 9/4 है। ठीक है, गलती से मैंने 2 लिख दिया, थोड़ा 2 इधर आना चाहिए। चल जो भी है, 9/4। और एक एंगल हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका कितना, पाई/3। और दूसरा एंगल हो गया आपका 2 पाई/3। ठीक है, 2 पाई/3। तो अब उन दोनों के बीच का रीजन क्या है, ये वाला रीजन है जो मैंने कलर कर रखा है। अब ये रीजन कौन सा हुआ, ये रीजन वो हुआ जो हमने मैप किया है, ये वाला, ये वाला रीजन। जो यहाँ पर रीजन हम मैंने कलर किया हुआ है, वो उसकी मैपिंग हो गई है कहाँ पर, यहाँ पर। तो मैपिंग करने के बाद ये रीजन ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये है कॉन्फॉर्मल मैपिंग। अब देखो हमने यहाँ पे किस किस चीज का ध्यान रखा, कि एंगल प्रिजर्व किया है, कि जितना यहाँ पे एंगल है मैपिंग में, उतना ही एंगल हमने यहाँ पे लिया। ऐसा नहीं यहाँ पे एंगल कुछ है तो यहाँ पे एंगल कुछ है, तो एंगल को प्रिजर्व किया हुआ है, तो इसी को बोलते हैं कॉन्फॉर्मल मैपिंग। ठीक है, अब जो हमने मैपिंग तो कर दी, ठीक है। अरे यार, ये आज लैपटॉप थोड़ा सा, मैपिंग कर दी। अब जो ये है कि अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन के लिए डब्ल्यू, दूसरा नहीं सॉरी, वही यहाँ पे W = Z² था। अब जो लाइन्स है, थोड़ी देर के लिए देखो, अब जो इसके लिए वो करना है हमें, कि भाई ये जो फंक्शन है, मान लो अगर आपको ये कह दिया जाए कि एक तरह से इसी फंक्शन से, इस क्वेश्चन में इसी फंक्शन से W = Z² से मैपिंग करो, किसकी, कि लाइंस मोड Z = कांस्टेंट, और आर्गुमेंट Z = कांस्टेंट, एंड देयर इमेजेस इन द W प्लेन, और W प्लेन में, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें मैपिंग करो। अब मैपिंग कैसे करोगे, अब W = तो FZ था, FZ किसके बराबर है आपका, Z² के बराबर है। ठीक है, और लाइंस कौन सी, मोड Z = कांस्टेंट। अब मोड Z = कांस्टेंट, अब मोड Z क्या होता है, X² प्लस Y² का रूट, ये होगा मोड Z। अब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब X² + Y² = C², मतलब कांस्टेंट कुछ भी मान लो। तो ये आ गया ना, X² + Y² = C²। आर्गुमेंट Z = कांस्टेंट, आर्गुमेंट Z = कांस्टेंट मान लो, कुछ भी कांस्टेंट है, K मान लिया हमने। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट Z = कांस्टेंट, और X² + Y² = C²। तो इनकी मैपिंग करनी है आपको, किसमें, W में करनी है। ठीक है, WU और प्लस आई भी होता है, अब देखिए कैसे होगी। ठीक है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होगी। यहाँ पर देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, Z = X + I Y होता है, मगर अब U में लिखेंगे तो U = रियल पार्ट ऑफ Z² होगा, और वो क्या होगा, X² - Y² होगा। और V क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ, सॉरी हाँ, वो X² + Y² नहीं, X² - Y²। ठीक है, ये तो इनका स्क्वायर होगा ना, तो क्या हो जाएगा,
ये रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, और वी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर 2xy। ठीक है, ये आ गया आपका मोड जब हम करते हैं। ठीक है, ए और बी का होल स्क्वायर होता है ना, क्योंकि मोड जेड क्या होगा, ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, ये होगा एक्स का स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और सॉरी जेड स्क्वायर का ना, ये तो जेड स्क्वायर है ना, मैं गलत कर रहा हूँ, मतलब गलत मतलब कंफ्यूज हो गया हूँ। तो जेड स्क्वायर जो होगा, तो यानी कि एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर होगा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2ixy। तो अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपका क्या हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे u, अब इसे हम उसमें कन्वर्ट करेंगे w में, क्योंकि w बराबर ये होता है और w बराबर u प्लस आई वी होता है। तो u इसे कंपेयर करेंगे तो u क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर 2xy हो गया। ठीक है, अब z बराबर x प्लस आई वाई होता है, और ये सब हमने कर दिया, यहाँ पे हम मैंने दिखा दिया, ऊपर दिखाया यहाँ पे भी दिखाया। तो अब W बराबर क्या हुआ, U प्लस आई वी हुआ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब U की वैल्यू पुट कर दो, U की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आई आयोटा, और V की वैल्यू 2xy। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, हमें मैपिंग किस करनी है, वर्टिकल लाइंस की। वर्टिकल लाइंस दो होंगी, या तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगी, और जो कि x इक्वल टू सी मान लो, और एक होगी परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, जो कि y इक्वल टू मान लीजिए c मान लो, b मान लो, जो भी आपका मन करे। दो लाइनें होंगी, x इक्वल टू सी, y इक्वल टू सी, या k मान लो, किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, k मान लिया। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं x इक्वल टू सी की मैपिंग कर रहे हैं, किस पे, इस पे मैपिंग होगी यानी w पे। अब x इक्वल टू सी की मैपिंग w पे होगी, w क्या है, u प्लस आई वी, और u प्लस आई वी क्या है, ये। ठीक है, तो अब u, u बराबर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x अब हम क्या मान के चल रहे हैं, x इक्वल टू सी मान के चल रहे हैं, तो इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हम यहाँ से उठा के कहाँ डाल देंगे, यहाँ पर डाल देंगे एक्स स्क्वायर में। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ऐसे ही v इक्वल टू 2cy हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एलिमिनेट कर दो किसको, y को। अब जब y को एलिमिनेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, y को एलिमिनेट करने के लिए ये वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि हमने मैनिपुलेशन किया और वाई बराबर ये आया। अब वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दो, वाई की वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर दोगे, ए वाई की वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी, तो जब वाई की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, मतलब फाइनल ये इक्वेशन आ जाएगी। और ये किसकी इक्वेशन है, ये है पैराबोला की इक्वेशन। और जब ये पैराबोला की इक्वेशन है तो पैराबोला किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा, यानी कि लेफ्ट साइड का पैराबोला बनेगा, दिस पैराबोला ओपन टू लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट खुलता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपकी क्या हो गई, u और v है ना, तो ये तो आपकी v हो गई, और ये आपकी u हो गई। तो ये यहाँ पे इसका हेड कहाँ पे है, इसका एक्सट्रीम यानी कि हेड C0 पे है, C0। और ये कहाँ पे कट करेगा वाई एक्सिस को, यानी कि v को, v एक्सिस को, तो 0 2c और 0 - 2c पे कट करेगा। ठीक है, इसी तरह से हम y इक्वल टू के जो कांस्टेंट है उसे हम मैप करेंगे किसके ऊपर, उसी ग्राफ के ऊपर। तो ऐसे ही उसमें y इक्वल टू के रखने के बाद ये इक्वेशन आएगी, ये भी आपकी क्या पैराबोला की इक्वेशन है। मगर ये इक्वेशन ये अब राइट को ओपन होगा, ये वाला राइट को ओपन हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे y इक्वल टू के की इक्वेशन होगी, ये y इक्वल टू के है। ठीक है, और ये ऐसे ओपन होगा। अगर हम इन्हें कंबाइन करके प्लॉट करें, क्योंकि हमें दोनों का अलग अलग आंसर नहीं देना, कंबाइन देना, तो यहाँ पे ये देखिए, जो डॉटेड लाइन है पहले वाली की x इक्वल टू जब कांस्टेंट था, और ये जो आपकी बोल्ड लाइन है रेड वाली पिंक वाली, जो भी आप करो गेहुआ गेरुआ कलर, तो वो आपकी y इक्वल टू कांस्टेंट या c के बराबर है। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। जैसे कंपेयर करेंगे, मान लो वाई स्क्वायर बराबर 4ax माइनस सी से, इस टाइप से, मतलब उस टाइप की पैराबोला की ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे यही है कि इसमें फिगर में भी कहा गया कि इमेजेस ऑफ x इक्वल टू कांस्टेंट एंड y इक्वल टू कांस्टेंट अंडर w इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो इस तरह से आपकी क्या हो जाती है, मैपिंग हो जाती है। तो इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, मैपिंग बोल रहे हैं, कॉन्फॉर्मल मैपिंग बोल रहे हैं। तो अब दोबारा से हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, कि ए मैपिंग w इक्वल टू एफ एक्स एफ जेड, इसकी मैपिंग कर रहे हैं, मतलब मैपिंग इसके द्वारा की जा रही है, ये मैपिंग कर रहा है किसकी, कोई फंक्शन मिलेगा वो उसकी मैपिंग करनी है।
जैसे कि इस केस में, ऊपर वाले केस में x इक्वल टू कॉन्स्टेंट और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारी स्टेट लाइन 3 की मैपिंग करनी थी किस फंक्शन के द्वारा, w इक्वल टू जेड स्क्वायर के द्वारा, तो मैपिंग करनी थी। तो इस कार्ड conformal if preserves angles between oriented curve in magnitude as well as sense, कि आपके एंगल की मैग्नीट्यूड प्रिजर्व होनी चाहिए, जितना एंगल इसमें है उतना एंगल इसमें होना चाहिए, और जिस डायरेक्शन में एंगल इस डायरेक्शन में बन रहा है, ये उसी डायरेक्शन में एंगल इनके बीच में बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे दो कर्व है C1 C2, इनके बीच में एंगल अल्फा है। तो यहाँ पे जो अब कॉन्फॉर्मल मैपिंग करने के बाद जो आएगा, कर्व आएंगे C1 C2 के, उनके बीच में भी एंगल अल्फा होना चाहिए। ठीक है, ये है जैसे यहाँ पर कर्व C1 C2, तो उनके बीच में अल्फा कितना है, 0 से पाई के बीच में है, मान लीजिए। और यहाँ पे इमेजेस ऑफ कर्व C1 C2 की रेस्पेक्टिवली ये इन्हें बोला गया अंडर मैपिंग, ये ठीक, बस वही बात बोली गई जो मैं बता चुका हूँ। अब दोनों ही कर्व क्या है, और जो इनकी मैपिंग है, एंगल बराबर है और डायरेक्शन भी बराबर है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब साइंस कह लो, डायरेक्शन कह लो, जो भी है। अब अगला टॉपिक हम चलते हैं, कॉन्फॉर्मेलिटी ऑफ मैपिंग बाय एनालिटिकल फंक्शन। अब मैपिंग की जो कॉन्फॉर्मेलिटी ऑफ मैपिंग, ठीक है, जो कॉन्फॉर्मेलिटी मैप कॉन्फॉर्मल मैपिंग जो हम करेंगे, वो एनालिटिकल फंक्शन के द्वारा हम करेंगे, समझेंगे। ठीक है, कैसे होगी। ठीक, अब बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आपका के जो कोई एनालिटिकल फंक्शन मान लीजिए आपके पास है कोई, जिसे हमने कह दिया डब्ल्यू बरा एफ जेड, ठीक है, और ये एफ क्या है, कन्फॉर्मल है। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ, और ये भी चीज ध्यान रखनी, क्रिटिकल पॉइंट्स पे नहीं होगा कन्फॉर्मल, ठीक है ना। तो इस पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उसी को हम कॉन्फॉर्मेलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमने फंक्शन ले लिया w इक्वल टू जेड की पावर n का, ठीक है। अब इसकी कॉन्फॉर्मेलिटी चेक करनी है। अब कॉन्फॉर्मेलिटी हमने ये चेक करी, कैसे चेक करते हैं, कि ये एनालिटिकल होगा सभी पॉइंट में की डोमेन में, क्रिटिकल पॉइंट पे नहीं होगा, है ना, क्रिटिकल पॉइंट को छोड़ के सभी पे होगा, बशर्ते इसका क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव जीरो आना चाहिए उन पॉइंट्स पे। ठीक है, उन पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, ये एनालिटिकल होगा। तो हम करते हैं कॉन्फॉर्मेलिटी चेक करने के लिए मैपिंग से। ठीक है, अब इसकी मैपिंग करेंगे, ये w इक्वल टू द मैपिंग w इक्वल टू जेड की पावर n, ये ऐसा हम लिखते हैं ना नोटेशन में, क्योंकि भाई ये क्या कर रहा है, मैपिंग कर रहे हैं कॉन्फॉर्मेलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से, 2 3 इससे शुरू होगी, ठीक, मतलब ये मोर देन 1 पावर इसकी होनी चाहिए। अभी कन्फॉर्मल होगा किस पे, कन्फॉर्मर नहीं होगा, एक्स जेड इक्वल टू जीरो पर। जेड इक्वल टू जीरो पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने जेड ही जीरो रख दिया तो सारी कहानी खत्म होगी, तो कुछ बचता ही नहीं ना क्वेश्चन में सोल्व करने को। तो इसलिए जेड इक्वल टू जीरो पे, जीरो को छोड़ के सब में क्या होगा, कन्फॉर्मल होगा। ठीक है, अब कैसे, अब सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव क्या निकलेगा, डब्ल्यू डैश निकलेगा। डब्ल्यू डैश ये कैसे निकलेगा, जैसे कि इसे, ये जेड डैश नहीं है, डब्ल्यू डैश है, इक्वल टू एन जेड की पावर n-1 इक्वल टू जीरो रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कब जीरो होगा, ये चीज देखिए, ये रहा, ये अब हमने पहले तो इसे करा x और y में, तो z की पावर n, ठीक है। अब z क्या होता है, z होता है हमारा r e की पावर i थीटा। अगर इसकी पावर जेड की पावर एन करोगे, तो आर की पावर एन ई की पावर आई एन थीटा हो जाएगी। तो आर्ग्यूमेंट आपका एन थीटा हो गया, यहाँ पर एन थीटा। ठीक है, एन तो यहाँ पर मान लो वेरी कर रहा है, कुछ भी है नंबर, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मगर हम अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ही ले, मेन प्रिंसिपल वैल्यू ले, तो क्या हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए, बताइए, सोचिए। ठीक, और इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, तो जेड की पावर एन इक्वल टू आर की पावर एन आएगी, तो मैग्नीट्यूड इसका आर की पावर एन आ गया। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है इसका कि आर की पावर एन ये क्या है। अब एन तो कांस्टेंट है, आर है आपका वेरिएबल, मान लो आर है आपका वेरिएबल, या ये कहिए ये कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट हो गया, और आपका एन वेरिएबल है, मगर ऐसा तो केस है नहीं यहाँ पे कि एन वेरिएबल तो आर वेरिएबल, तो ये तो आपका उसमें हो गया। अब आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट मान लो जेड की पावर एन का क्या होगा,
एन थीटा होगा। ठीक है। तो इसका जो ये आया पाई बाई एन, मान लो अब हम इसे उसमें करेंगे ना, क्या नाम, जनरल उसमें करेंगे कि भाई टू एन पाई से जब इसे ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में आएगा ये। तो यहाँ पे ये जो थीटा वाली है, जो ये एंगल है, ये क्या है, रेज बनाएगी। मान लीजिए ये कितने एंगल पे बना रही है, मान लीजिए आपका पाई बाई एन पे बना रही है। ठीक है। तो पाई बाई एन आ गया। अब ठीक है, तो ये हो गया, ये रेज आ गई, और इसके बीच का ये एरिया। ठीक है, अब इस हमें ड्रॉ करना है इसके ऊपर। ये आपकी एक्सिस होगी v, और ये आपकी एक्सिस होगी u। ठीक है, इस पे यहाँ पर ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक, और इसके अंडर का एरिया आपका क्या हो गया, इसकी जो ये वाला एरिया ये हमने यहाँ पे मैप कर दिया। ठीक है, तो ये होगी इसकी मैपिंग। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, मैपिंग ऑफ W इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन जेड। अब W इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन W इक्वल टू यू प्लस आई भी होता है। अभी से हमने किस में कन्वर्ट किया, R इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये जेड, और वन अपॉन जेड क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर कोस थीटा, नीचे लिखेंगे आर साइन कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस, और माइनस में पावर होने से यहाँ पे आ जाएगी पावर इनके बीच में। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर u की वो करो कंपेयर, तो u बराबर a कोस थीटा इक्वल टू कोस आर प्लस वन अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी v की वैल्यू ये आ जाएगी, मतलब हमने कंपेयर कर लिया, इनकी वैल्यू निकाल ली, u और v की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ऐसे ही हम उस केस में कर सकते हैं जो पिछले वाला केस था, जैसे z की पावर उसमें n थी। ठीक है, तो वहां से r cos थीटा आई साइन थीटा निकाल के हम उसे कर सकते हैं। ठीक, तो ये कर लिया, u की वैल्यू निकाल ली हमने, और v की वैल्यू निकाल ली। ठीक, और अब हमने एक r प्लस वन अपॉन आर को तो मान लिया थोड़ी देर के लिए a, ये r प्लस वन अपॉन आर को हम क्या मान लेंगे थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं, और r माइनस वन अपॉन आर को मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए b। ठीक है, तो z बराबर r e की पावर आई थी, तो होता है मोड z इक्वल टू r, ये बराबर कांस्टेंट, जो कि इक्वल टू वन के नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है, क्योंकि अगर आर वन हो गया, ठीक है, आर वन हो गया, तो यहाँ पर देखो बी जीरो हो जाएगा। ठीक है, बी जीरो हो गया तो वी जीरो, वी जीरो हो गया तो ये रियल नंबर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा तो नहीं है आर जो कि वन के बराबर नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे इसको मैप किया किस पे, इलिप्स पे। अब ये जो इक्वेशन आई है ये आपकी क्या बन गई है, इलिप्स की इक्वेशन बन गई है। ये रहा, ये थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहा है। तो अब ये इलिप्स पे हम वो कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। तो अब कैसे हुआ कि जो सर्किल है r इक्वल टू वन का, मैप ऑन टू द सेगमेंट माइनस टू से, जो u की वैल्यू u माइनस टू से टू के बीच में ऑन यू एक्सिस, तो ये आपके इलिप्स आ गए, ये आपके इलिप्स आ गए, क्योंकि हम इलिप्स इलिप्स के थ्रू मैपिंग कर रहे हैं, मतलब द मैपिंग ऑफ किसकी, द मैपिंग ऑफ आर इक्वल टू वन की। ठीक, ये रहे, यहाँ से वन से टू के बीच में, वो माइनस टू से टू के बीच में, ये माइनस टू और टू, यहाँ पर माइनस टू और टू, ये माइनस टू टू के बीच में हम मैपिंग कर रहे हैं। तो ये y और x पे हो गई। ये आपका अब जैसे यहाँ पे था सर्किल थे r इक्वल टू वन, आर इक्वल टू वन का सर्किल, और भी सर्किल हो सकते हैं उनकी हम मैपिंग कर सकते हैं, जैसे ये और बाहर के आर इक्वल टू टू के, आर इक्वल टू थ्री के, ये सर्किल है। तो अब ये सर्किल कन्वर्ट हुए किस में, आपके इलिप्स में, और किसके थ्रू कन्वर्ट हुए, एफ इक्वल टू एफ जेड के, W इक्वल टू एफ जेड के थ्रू कन्वर्ट हुए, ये जो इलिप्स बन के आया, ये है। तो यही है हम मैपिंग। ठीक है, अब अगर हम एनालिटिसिटी चेक करें तो उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा W का, तो डेरिवेटिव, अब यहाँ पे तो Z प्लस वन अपॉन जेड है, ये W, और तो W डैश क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू डेरिवेटिव वन माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया। और तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया तो इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ सब Z की वैल्यू दो आ गई, तो Z इक्वल टू वन और Z इक्वल टू माइनस वन। तो ये डेरिवेटिव ऑफ W जीरो होगा कहाँ, जेड की वैल्यू वन और माइनस वन पे। ठीक है, इस पे मैपिंग कॉन्फॉर्मल नहीं होगी, ये बात तय है, क्योंकि जिस पे मैं आपका डेरिवेटिव जीरो हो जाए उन पर मैपिंग क्या है नहीं होती, कॉन्फॉर्मल नहीं होती। तो बस अब हमें क्या करना है,
बट ड्रॉ करना है ये सब। ये देखिए, ये आपका सर्किल का हो गया। ठीक है, वन और -1 के बीच में, ये -1 है यहाँ पे, -1, और ये -2 से 2 के बीच में ये जो इलिप्स है, जो इलिप्स आ रहे थे ना, वो इलिप्स को हमने ड्रॉ किया। अब हमें एरिया ड्रॉ करना था, तो एरिया हमने निकाल लिया। ये जो एरिया है इसके अंदर का, ये इलिप्स के अंदर का एरिया है यहाँ पे। ठीक है, मतलब दो दो सर्किल के अंदर का एरिया, मान लो एक तो आउटर सर्किल हो गया ये, ठीक है, और एक आपका हो गया इनर सर्किल, ये वाला। तो इसके बीच का जो ये एरिया है, ये वाला, ये वाला एरिया हमने कहाँ पे मैप कर दिया, यहाँ पे फॉलिंग में, क्योंकि वहां पे क्या था, ये यूवी में ऐसे आपके इलिप्स आ रहे थे ना, तो अब उनके बीच का एरिया यहाँ पे -2 से 2 के बीच में करना है, वहां पे -1 से 1 के बीच में करना था। ठीक है, अब ये मैप करने के बाद उसमें देखोगे तो आपका एरिया निकल गया है यहाँ पे। यहाँ जो ये दे रखा है ना, ये वाला एरिया, मान लीजिए इस तरह से ये फॉइलिंग बन जाएगी। अब बात आती है कि -1 और 1 पे, वो आपका फंक्शन क्या नहीं होगा, कॉन्फॉर्मल नहीं होगा। तो ये था आपकी कॉन्फॉर्मेलिटी का। ठीक है, बस अब तो इसे हम थोड़ा सा अगर देखें, इसे हम थोड़ा वो कह देते हैं जोश की एयरफॉइल भी बोल देते हैं, क्योंकि एयरफॉइल जैसी बनती है। एयरफॉइल मतलब कि जो आपके एयरप्लेन की एरोडायनेमिक्स को कंट्रोल करती है ना, जो ब्लेड्स होते हैं उसके विंग्स होते हैं, वो उनको ही एयरफॉइल बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसे जोश की एयरफॉइल बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो यहाँ से टाइप चलेंगे, जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है या कॉन्फॉर्मल मैपिंग होती है, उसमें टाइप्स वाइज चलेंगे कि वो किस किस टाइप से होती है। अब सबसे पहले आता है कि लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है, और इन्हें हम दूसरे नाम से मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं कितने टाइप की होती है। सबसे पहले तो हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी आपके पास क्वेश्चंस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स होंगी। उनमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी होगी, उनकी मॉडलिंग करनी है, मतलब उनसे क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन बनाना है, उनकी मॉडल करके क्वेश्चन को क्वेश्चन तैयार करना है, मॉडलिंग करनी है। मतलब कोई हीटिंग का होगा, कोई फ्लूइड फ्लो का होगा, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का होगा। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, उनकी हमें मॉडलिंग करनी होगी। और ये दूसरा क्वेश्चन है कि ये ऐसा है क्या, ये मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। बस ये कुछ नहीं है, ये सिंपल आपकी मैपिंग्स है। ठीक है, अब जैसे कि ये यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ W बराबर AZ+B/CZ+D। ठीक है, यहाँ पे AD-BC ये बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो आपका W इक्वल टू AZ+B/CZ+D है, तो इस केस में क्या है, मान लीजिए आपने को ये मैं वो ले लिया, फंक्शन ले लिया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले लिया। तो इस केस में क्या है कि AD-BC इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, यानी कि एक आपकी इक्वेशन 1 होगी, मान के चलिए। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है कि जब यहाँ पे ए बी सी डी का आपको जिक्र किया गया है, मतलब मेंशन किया गया है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रियल नंबर हो जाएंगे। अब इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव निकालने के बाद हमारा क्या आता है, डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो AD-BC/CZ+D² आ जाएगा, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ये आप डेरिवेशन कर लेना, मतलब सॉरी, ये डिफरेंशिएशन कर लेना इसका। ठीक है, इसमें कुछ करने का नहीं है। ठीक है, वो कर लेना, मैं डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब कन्फॉर्मेलिटी कब होगी, जब इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं होगा। अगर डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं होगा तो, क्योंकि देखो CZ+D तो 0 नहीं होगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव है। ठीक है, अगर Z 0 भी हो जाता है तो तब भी D है, D रियल नंबर है, और रियल नंबर का स्क्वायर रियल नंबर ही आएगा, तो नीचे वाला टर्म तो आपका 0 नहीं होगा, ऊपर वाला ही 0 हो सकता है। जब ऊपर वाला 0 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, तो ये क्या कन्फॉर्मल नहीं होगा, तो इसलिए AD-BC 0 नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से ही
जो ये W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी है, इसी के ही हम स्पेशल केसेस बनाएंगे। और जब स्पेशल केसेस बनाएंगे तो उसी से ही निकल के आएंगे हमारे टाइप्स ऑफ लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, कि कितने टाइप के होते हैं लीनियर फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम इसके स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। पहला केस है W बराबर जेड प्लस बी हो। जब W बराबर जेड प्लस बी होगा तो हमारा वो फंक्शन क्या था, इसे लिख लेते हैं। वो एक सेकेंड, ये मेन प्रॉब्लम आ रही है इसकी लैपटॉप में। ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। ए जेड प्लस बी ये है, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पे केस है ट्रांसफॉर्मेशन की, कि जब W आपका जेड प्लस बी हो गया, W जेड प्लस बी कब होगा? ठीक है, जब यहाँ पे या तो C जीरो हो जाए, C और D जीरो हो जाए। ठीक है, मान के चलो, और A वन हो जाए। C और D जीरो हो गए, A वन हो गए। तो और ए जेड प्लस बी तब होगा। ठीक, तो उस केस में क्या है, उस केस में हमने ये क्या करे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया। मतलब W जो है, अगर आपने W ए जेड जेड प्लस बी माना है, तो उस केस में हमने क्या है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया इसका हमने। ठीक है, दूसरे केस में ए जेड, दूसरा केस है ए जेड, और बाकी सब खत्म हो जाए, सिर्फ ए जेड ही बचे। तो उस केस में मोड ए तो इक्वल टू वन है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो उस केस में हमने क्या कर दिया, रोटेशन कर दिया। कहने का मतलब ये होता है कि आप इसे रोटेट कर देते हो। अगर मल्टीप्लाई कर दोगे किसी वेरिएबल को तो रोटेट कर दोगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का मतलब है रोटेशन। ठीक है, तो उसे हमने रोटेट कर दिया। तो रोटेट मतलब जैसे कि इस तरह से समझो, कि अगर कोई ग्राफ इस तरह से बना हुआ था, मतलब ये था, तो और ये एंगल थीटा था। ठीक है, और z बराबर मान लीजिए z बराबर आर ई की पावर आई थीटा था। और आपने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई कर दी ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई करा तो ए जेड हो गया। तो अब जब ए से मल्टीप्लाई किया तो ये भी ए से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे ए आर ई की पावर आई थीटा हो गया। तो अब ओवरऑल आपने जो नया वो बनेगा ना, एंगल तो वही रहेगा, मगर वो आपने क्या कर दिया, इसे रोटेट कर दिया। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, नया एंगल रोटेट हो जाएगा। रोटेशन, इसकी रोटेशन हो जाएगी, तो इसलिए रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिए इसे। ठीक है, दूसरा ए जेड प्लस बी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हो जाएगी, पहले कोई लाइन मान लीजिए आपकी सेंटर से पास हो रही थी। अगर अब इस लाइन का इक्वेशन हो गया मान लो ए एक्स, अगर हमने कर दिया ए वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो आपने बी शिफ्ट कर दिया इसको। तो बी किस डायरेक्शन में शिफ्ट किया, तो आगे की डायरेक्शन में। तो अब ये लाइन ऐसी आ जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे बी है, तो वही सब कुछ रहेगा, तो ऐसा आ जाएगी लाइन। ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी w इक्वल टू वन अपॉन जेड। ये है आपका इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब उल्टा कर रहे हो किसी चीज का। मान लो यूनिट सर्किल का मतलब एक तरह से इन्वर्जन। पहले क्या था, z इक्वल टू वन, तो ये आपका यूनिट सर्किल है। अगर इसे वन अपॉन जेड कर दे, है ना, z इक्वल टू वन, ये क्या है, यूनिट सर्किल है। अगर वन अपॉन जेड कर दिया तो तब भी वन, ये तो ये आपका क्या आ गया, यूनिट सर्किल का आपने इन्वर्जन कर दिया। ये इसमें है, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशंस है। ठीक है, अब इन्हीं को ही हम इलेबोरेट करके समझेंगे कि कैसी कैसी ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इनमें क्या करना होता है। ठीक है, ज्यादा वो न्यूमेरिकल्स इनके मतलब मिल नहीं पाए, जितने भी है मैं वो आपको कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मतलब क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज है, तो एक तरह से प्रॉपर्टीज है इन्वर्जन की ये। ठीक है, तो इन्वर्जन ऑफ W इक्वल टू वन अपॉन जेड। ठीक है, अब इसे पोलर फॉर्म में लिख लो। आप पोलर फॉर्म में लिख ले, जेड बराबर आर ई की पावर आई थीटा। तो W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा आपका W आर ई की पावर आई फाइव। ठीक है, अब इसका क्योंकि इन्वर्जन कर रहे हो, ठीक है, इन्वर्जन कर रहे हो W इक्वल टू वन अपॉन जेड के थ्रू, क्या हो जाएगा इन्वर्जन, आर ई की पावर आई फाइव इक्वल टू आर ई की पावर आई फाइव जो W है। भाई जेड तो आर ई की पावर आई थीटा होता है, और जो W होता है कैपिटल आर ई की पावर आई फाइव मानते हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो आर ई की पावर आई फाइव इक्वल टू, अब इन्वर्जन कर रहे हो तो W तो वन अपॉन जेड है, W तो वन अपॉन जेड है, यानी कि और जेड क्या आ गया हमारा, W इक्वल टू आर, सॉरी, आर ई की पावर आई फाइव इक्वल टू
वन अपॉन ये तो डब्लू हो गया, डब्लू क्या है, वन अपॉन जेड, और जेड क्या है, आर ई की पावर आई थीटा। ठीक है, ये लिख दिया। तो अब ई की पावर आई थीटा ऊपर पहुंच जाएगा तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी। और इससे क्या पता लगता है कि ये जो आर है ये वन अपॉन आर के बराबर हो गया, और फाई ये माइनस थीटा के बराबर हो गया। देखो, अब कहीं तो आपने जो था इसको तो बहुत कम कर दिया, मान लो कितना कम कर दिया, मतलब आपका वन अपॉन आर टाइम्स कम कर दिया। कोई चीज थी आपकी टू, उसे आपने वन बाई टू कर दिया। कोई चीज थी थ्री, वन बाई थ्री कर दिया। कोई चीज थी फाइव, तो उसे वन बाई फाइव कर दिया आपने, इन्वर्जन यानी कि उल्टा कर दिया। एंगल आपका इस डायरेक्शन में था, अब आपने इतना ही करा मगर इस उल्टी डायरेक्शन में कर दिया, तो ये इन्वर्जन है। ठीक है, तो इन्वर्जन के इस टाइप से चीजें होंगी। अब यहाँ पे क्या है, यूनिट सर्किल की बात हो रही थी क्योंकि जेड बराबर आर था और यहाँ पे इक्वल टू वन के बराबर था, तो इसे मैप कर रहे हैं किस पे, इस पे। डब्लू मोड डब्लू इक्वल टू आर, ये भी यूनिट सर्किल ही है, मगर डब्लू बराबर ई की पावर आई फाई है, यानी कि इक्वल टू किसके बराबर हो, ई की पावर माइनस आई फाई के बराबर होगा, क्योंकि आर इक्वल टू वन है और यहाँ पे स्मॉल आर भी इक्वल टू वन है, तो वो तो कट जाएंगे क्योंकि बराबर है। तो ये ई की पावर माइनस है, दोनों का एंगल, मतलब कहने का मतलब है कि एंगल डिफरेंट हो जाएगा, तो फाइव बराबर माइनस थीटा हुआ ना। अब यहाँ पे देखिए, ये है, ये आपने प्लॉट किया, ये आर, रेडियस आर इक्वल टू वन, ठीक। तो ये आपकी वर्टिकल लाइन होगी मान लीजिए, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन हो गई कि एक्स इक्वल टू, मान लीजिए एक्स इक्वल टू वन बाई टू है, एक्स इक्वल टू वन है, एक्स इक्वल टू टू है, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू, एक्स इक्वल टू ये है। तो इनको जब प्लॉट करते हैं लाइन पे, इस पर प्लॉट करोगे तो इनका क्या आएगा, सर्किल आएगा। और वो सर्किल किससे टच करता हुआ आएगा, वो ओरिजिन से टच करता हुआ, ओरिजिन से पास करता हुआ आएगा ये सर्किल। तो इसी में यही दिखाया गया है। ठीक है, तो यानी कि W बराबर वन अपॉन जेड मैप्स एवरी स्ट्रेट लाइन और सर्किल ऑन टू ए सर्किल और स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब W अपॉन जेड जो है वो ये मैप करता है किसको, हर एक स्ट्रेट लाइन को। यानी कि अगर आपका x इक्वल टू सी है तो इसकी मैपिंग करोगे किस पे, डब्लू पे। डब्लू मतलब यू वी पे जब मैपिंग करोगे तो यू वी पे मैपिंग इसकी क्या है, मतलब एक सिंगल लाइन की मैं बताऊं, यहाँ तो मैंने बहुत सारों का करके दिखा रखा है और डिफरेंट कलर्स दिखा रखा है। मैं आपको सिंगल लाइन की करके बता रहा हूँ अभी, एक सेकेंड। ये मैपिंग करोगे, मान लिया आपने यहाँ पे ये ये वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे आपने एक्स इक्वल टू सी ले ली। इसकी मैपिंग जब आप करोगे यहाँ पे, तो ये ओरिजिन, मान लीजिए ये सर्किल ऐसे पास होगा इस तरह से, तो ये मैपिंग इसकी ऐसे आ जाएगी, लाइन की सर्किल में बदल जाएगी जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें देखिए W अपॉन W इक्वल टू वन अपॉन जेड मैप्स एवरी स्ट्रेट लाइन और सर्किल ऑन टू ए सर्किल और स्ट्रेट लाइन। तो हर एक स्ट्रेट लाइन को सर्किल पे प्लॉट करता है, और सर्किल जो है, यहाँ पे अगर सर्किल होगा तो यहाँ पर वो स्ट्रेट लाइन पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये बोलता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी थ्योरम, थ्योरम नंबर वन है ये। ठीक है, तो एवरी लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द टोटलिटी ऑफ सर्किल्स एंड स्ट्रेट लाइंस इन जेड प्लेन onto the totality of circles and straight line in the w plane। तो जो मैंने ऊपर बात बोली वो थ्योरम की फॉर्म में यहाँ पे बोली गई है, बस ऊपर ये बात बोली गई है ना, तो ये ही है, ये थ्योरम की फॉर्म में बोली गई है। क्वेश्चन आपका आ सकता है इस पे, ये थ्योरम के बारे में, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरम नहीं आएगी। ठीक है, इसके ऊपर हम एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल ये कि फाइंड द इमेज ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन करने सर्किल की, यानी कि सर्किल की इमेज बनानी है। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, इसकी इमेज किसके थ्रू, डब्ल्यू इक्वल टू वन अपॉन जेड के थ्रू, यहाँ पे जो इमेज आएगी वो इमेज चाहिए। ठीक है, तो देखो W इक्वल टू वन, W इक्वल टू यू प्लस आई भी होता है और Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। ठीक है,
अब क्या है, यू प्लस आई वी किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वन अपॉन जेड है, यू प्लस आई वी वन अपॉन जेड के है, तो एक्स प्लस आई वी, तो ये हमने वन अपॉन इसे इस तरह से लिख लिया, वन अपॉन यू प्लस आई वी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब क्या किया, यहाँ पे ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, भाई ये तो इसके बराबर, इसके इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी इसी में, तो ये आ गया, और बराबर एक्स प्लस आई वाई, और इसकी वैल्यू आपकी ये आ गई, तो एक्स प्लस आई वाई बराबर यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस आई वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ गया। और यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, एक्स की वैल्यू आ गई है ये, ठीक है, और y की वैल्यू आ गई है ये। तो यहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली uv की फॉर्म में। अब हमने दोनों तरफ कर दिया इसका स्क्वायर, अब जब स्क्वायर कर दिया तो इसकी वैल्यू आ गई ये। अब दोनों को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्या आता है हमारा, ऐड करने के बाद आ गई वैल्यू इसकी फाइनली ये, ठीक है, और ये बराबर 4y, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है बराबर 4y की, क्योंकि हमें इक्वेशन दी हुई है जिसकी हमें मैपिंग करनी है, तो 4y यानी कि वन अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर 4y आ गई, इक्वल टू 4 इंटू, अब y की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमें पता है, वो हमने यहाँ पे यहाँ से पुट कर दी y की वैल्यू, ठीक है, कहने का मतलब आपकी ये बराबर ये वैल्यू आ गई है, तो वन अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू -4v अपॉन ये, कहने का मतलब हुआ v की वैल्यू आ गई आपकी 1/4, तो ये क्या आ गई, लाइन आ गई। तो आपने प्लॉट कर लिया, यहाँ पे v की वैल्यू निकाल ली और u की वैल्यू, अब u की वैल्यू तो आ ही जाएगी ना, u की वैल्यू क्या आई, u की वैल्यू आपकी आएगी, ये देखिए, v की वैल्यू आपकी आ गई लाइन, और u की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसमें पुट कर दो, कोई सी भी उसमें इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी आराम से। जैसे कि जैसे कि क्या, रुकिए अभी थोड़ा ऊपर नीचे होने में प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर लाइन आ गई, ठीक है, अभी बताता हूँ, ये आपकी लाइन आ गई। अब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई बराबर जीरो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस, अब वाई की वैल्यू आपने क्या नाम, ये फोर वाई, फोर, हाँ माई फोर वाई, ये हो गया इक्वल टू, आपने क्या किया, थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन की, क्या मैनिपुलेशन की, इसको आपको थोड़ा सर्किल बनाना है, मतलब उस फॉर्म में लेके आना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो प्लस के टू का होल स्क्वायर माइनस के टू का होल स्क्वायर इसमें जोड़ दिया और घटा दिया, अब जीरो के बराबर आ गई, तो फाइनली ये इक्वेशन आपकी किस तरह की आ जाएगी, इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, एक सेकेंड, ये ये इक्वेशन आ गई इस तरह की, मतलब कैलकुलेशन करके देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू टू का होल स्क्वायर, तो ये बराबर आपकी इक्वेशन किसकी आ गई, सर्किल की इक्वेशन आ गई, जिसका सेंटर क्या है, जीरो टू, क्योंकि एक्स माइनस जीरो है यहाँ पर, वाई माइनस टू है, तो जीरो टू, रेडियस कितनी आ गई, ये रेडियस है आपकी टू, तो टू रेडियस है, तो ये एक सर्किल है, एक सर्किल है, जो ये इक्वेशन है आपकी जो आपको दी हुई है, तो जिसकी मैपिंग करनी है, किसकी मैपिंग करनी है, एक सर्किल की जिसकी रेडियस जीरो और टू है, ठीक है, यहाँ पे आपको देख ही रहे होगे, थोड़ा सा बड़ा, हाँ ये देखिए, एक एक सर्किल है जिसकी रेडियस आपकी मतलब टू है, रेडियस ऐसे लगा लो टू, ये रेडियस आपकी टू हो गई, ठीक है, सेंटर जीरो टू हो गई, ठीक है, इसकी मैपिंग करनी है आपको, ये वाई हो गई, ठीक है, इसकी मैपिंग करनी है, और अब इसकी मैपिंग करोगे, अरे ये थोड़ा लैपटॉप हैंग हो रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और अब इसकी मैं, अब हमने थ्योरम, क्योंकि अब हम थ्योरम को यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं कि थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी सर्किल या कोई भी स्ट्रेट लाइन जब मैप करते हैं, स्ट्रेट लाइन का क्या आता है, सर्किल आता है, सर्किल का क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, तो ये ऊपर के पार्ट में तो इसका भी ऊपर ही पार्ट आएगा, तो ये सर्किल क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगी, v बराबर -1/4, ठीक है, v बराबर -1/4, तो जब ये सर्किल है, अब इसी सर्किल से तो लेकर आया ना, इस v से v बराबर क्या आ रहा है, -1/4 आ रहा है, तो ये हमने प्लॉट कर दिया, सर्किल, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो आएगी आपकी मैपिंग होने के बाद, मैप होने के बाद सर्कल, और अगर सर्कल है तो मैप होने के बाद क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी,
ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगी, ये आएगी। ये ध्यान रखना है, यही थ्योरम बोलिए, थ्योरम नंबर वन। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में बोला फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन y माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू वन अपॉन जेड। ठीक है, तो w इक्वल टू वन अपॉन जेड, अब हमें लाइन, इस लाइन की इमेज, इस लाइन की इमेज निकालनी, किसकी ट्रांसफॉर्मेशन, ये इन्वर्जन, जो इन्वर्जन वाला है। ठीक है, अब आप ये देखना है कि कैसे इसका इन्वर्जन हम करते हैं। तो W बराबर वन अपॉन जेड दिया हुआ है। ठीक है, W बराबर यू प्लस आई वी होता है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। अब इसे सोल्व करने के बाद जो है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमने निकाल ली। और ये करने के बाद अब ये इक्वेशन है y माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है। अब माइनस यू, अब क्या करा, दोनों को ऐड कर दिया। ये क्या नाम है, u माइनस एक्स और आपका y की वैल्यू, यानी कि आपने कह लो y, इसमें वैल्यू पुट कर दी, ये माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स हो गया, और y की वैल्यू ये रही और वन ये रही, तो पुट करने के बाद आपकी वैल्यू आ गई ये, अरे बढ़ो ऊपर, हाँ, ये आ गई। तो ये क्या है, ये आपका सर्किल की इक्वेशन है। ठीक है, ये सर्किल की इक्वेशन है। तो कहने का मतलब यूवी में क्या आ गया, सर्किल की इक्वेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपकी स्ट्रेट लाइन है तो आपकी क्या आ रही है, सर्किल की इक्वेशन आ रही है। और जब आपका सर्किल है तो क्या, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है। तो इसकी सर्किल के सेंटर कौन है, माइनस वन बाई टू और वन बाई टू, और रेडियस अपॉन वन अपॉन रूट टू। रेडियस वन अपॉन रूट टू है और सेंटर वन बाई टू है। इसे अगर प्लॉट करेंगे, तो अगर इसे प्लॉट करोगे तो ये ऐसे प्लॉट हो जाएगी, और इसे प्लॉट करोगे तो ये ऐसे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये सर्किल हो गया, इसका सेंटर ये रहा वन बाई टू यहाँ पे। ठीक है, और वन बाई टू, और इसकी क्या नाम, रेडियस, रेडियस तो वन अपॉन रूट टू है। मान लीजिए इसकी रेडियस ये वन अपॉन रूट टू। ठीक है ना, वन अपॉन रूट टू होगी। ठीक, तो ये आपका ये है। अब दूसरी थ्योरम पे चलते हैं। तो ये क्या है, दूसरी थ्योरम क्या बोलती है, सो दैट, ये कहता है, क्वेश्चन ही है, थ्योरम मतलब एक तरह की क्वेश्चन ही होती है। क्वेश्चन है, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू वन अपॉन जेड, टू नहीं है जेड है। ठीक है, वन अपॉन जेड मैप्स ए सर्किल इन जेड प्लेन, मैप्स ए सर्किल इन जेड प्लेन टू ए सर्किल इन डब्ल्यू प्लेन और ए स्ट्रेट लाइन। ये वही आ गई सेम जो पहले वाली है, शायद रिपीट हो गया। ठीक है, प्रूफ वही है, W इक्वल टू वन अपॉन जेड, यू, ये यू बराबर W की वैल्यू रख दी और जेड की वैल्यू रख दी, इसकी कैलकुलेशन की। अरे चलो भाई, कैलकुलेशन करने के बाद सिर्फ वही आया, वो आने के बाद कैलकुलेशन सब करने के बाद इस तरह की इक्वेशन आ गई। अच्छा, ये अलग है, वो अलग है, हाँ। तो हाँ, ये कह रहा कि हमने एक्स और यू की, वाई की वैल्यू निकाल ली थी। अब वो कह रहा कि सर्किल प्लॉट होता है, तो अब हमें सर्किल की माननी पड़ेगी, नहीं तो अगर प्लॉट होता है तो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो देखो, सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली सर्किल की। ये है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दी एक्स वाई की, एक्स वाई की वैल्यू पुट करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन करने के बाद सारी ये क्या आया, ये इक्वेशन आई। ये इक्वेशन अगर जरा ध्यान से देखो, ये इक्वेशन भी इक्वेशन ऑफ सर्किल है। तो अगर सी जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका प्लॉट, जो अगर स्ट्रेट लाइन क्या प्लॉट करती है, W इक्वल टू वन अपॉन जेड, अगर मैपिंग के थ्रू वो सर्किल प्लॉट करती है। ठीक है, अगर सी जीरो है तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर सी जीरो हो गया तो ये फर्स्ट वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, सिर्फ एक्स की पावर वन बची, तो ये तो जी एक्स है ना, जी एक्स, ओ सॉरी, यू है, यू, जी यू, यू है, पहले सही लिखा था। तो जी यू प्लस, क्योंकि हमने तो उसमें ट्रांसफॉर्म की है ना, मैपिंग की है, तो टू जी यू माइनस टू एफ वी प्लस वन, ये इक्वेशन बनी, तो स्ट्रेट लाइन ये प्लॉट कर देगी अगर सी जीरो है तो। ठीक है, ये हो गया। तो सी विल बी जीरो इफ एंड ओनली इफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये हो गया। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं।
कि नाउ लेट इक्वेशन ऑफ द लाइन ये है, ठीक है। अब ये इक्वेशन है ए यू माइनस बी वी प्लस सी, जो पहले वाली इक्वेशन थी उसे हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू वहां पर पुट कर दी, ठीक, बराबर जीरो। तो ये इक्वेशन आ गई फिर से, ठीक है। सेम सेम वो इक्वेशन है ना जैसे यहाँ पे है, ये रही। नाउ लेट इक्वेशन ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये इसी तरह की इक्वेशन है ना। यहाँ पे जरा देखिए, टू जी यू माइनस टू एफ वी प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, उसी तरह की इक्वेशन है ना ये। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ए यू माइनस बी वी, ठीक है, मतलब ए यू हो गया है और बी वी, और ये कांस्टेंट मतलब जो उसकी इक्वेशन आई थी सर्किल की, कहाँ गई, ये रही ऊपर, ये ए यू, ये और बी वी, ठीक है, और ये, ठीक, अरे ऊपर हो जाए, ठीक। तो यहाँ से इक्वेशन ये आ गया। अब ओवरऑल इक्वेशन क्या आ जाती है सोल्व करने के बाद ये। अब यहाँ से क्या निकाला आपने, अगर सी जीरो के बराबर है तो क्या हो जाएगा, लाइन इन जेड प्लेन डोंट पास थ्रू द ओरिजिन। अगर सी जीरो हो गया तो ये क्या ओरिजिन से पास नहीं करेगी। अगर सी जीरो है, सॉरी, सी जीरो के बराबर नहीं है तो ये तो सर्किल की इक्वेशन है, तो ये तो ओरिजिन से पास नहीं करेगी। और अगर ये सी जीरो है तो ये क्या ओरिजिन से पास कर जाएगी, ठीक है। ये है, तो ये तो एक तरह से ए वाई ए एक्स इक्वल टू बी वाई के बराबर इक्वेशन हो जाएगी। देन इक्वेशन बिकम ए स्ट्रेट लाइन, ये बोल ही रहा है यहाँ पर। इक्वेशन क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी, ठीक है, ए यू माइनस बी वाई बन जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी कॉन्फॉर्मल के बारे में। अब जो स्पेशल केसेस होते हैं, मतलब वो हमने पढ़ लिया है। अब हम स्पेशल लीनियर फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें क्रॉस रेशो पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।